हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। इस वीडियो सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आपके CUCET 2024 पीजी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी, फ्लू यूनिवर्सिटी या प्रोमिनेंट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंक्लूडिंग JNU, DU, BHU, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं और क्या इनका रोल है आपके इस अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, उन सारी चीज़ों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। So the very first question is based on the story of my experiments with truth. You might be knowing about this particular book, Autobiography of Mahatma Gandhi. The question is, the story of my experiments with truth was translated to English by which writer? Is it by Mahadev Desai? Is it by GB Kripalani, Mohanlal Pandya और विनोबा भावे? So किसने जो महात्मा गांधी की स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? द राइट आंसर इज महादेव देसाई। ये जो बुक है इसको एक्चुअली गुजराती में लिखा था महात्मा गांधी ने, लेटर ऑन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय महादेव देसाई। महादेव देसाई कौन है? ही वाज अ क्लोज एसोसिएट एंड पर्सनल सेक्रेटरी टू महात्मा गांधी and he has played a great role in translation and translating Mahatma Gandhi's writing and speeches. The story of my experiment with truth, last year examination में क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है और आप देखोगे देसाई का ट्रांसलेशन इसको काफी एक्सेसिबल बनाता है बियॉन्ड गुजराती पीपल बट टू द पीपल हु रीड इन इंग्लिश लिटरेचर। सो ये गुजराती स्पीकिंग कम्युनिटी से बियॉन्ड जाके इंग्लिश में पहली बार आती है। ठीक है। Next question. Consider the following statement and choose the correct combination. First, again related to Gandhi. Hind Swaraj was written by Mohandas Gandhi. Another, Hind Swaraj was not translated by Mohandas Gandhi. It was translated from English to Gujarati और इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन था जो उनकी ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड था, वो गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। अब बात कर रहे हैं दूसरी बुक पे, हिंद स्वराज पे, तो इसका क्या रूल है? क्या इसको गांधी जी ने लिखा है या गांधी जी ने इसको ट्रांसलेट किया है या नहीं किया है, या इंग्लिश से गुजराती में हुआ है या गुजराती से इंग्लिश में हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। एंड द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। दैट सिंपली मीन्स इट वाज रिटन बाय गांधी एंड इट वाज आल्सो ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती। तो इसको गुजराती में नहीं लिखा गया था, इंग्लिश में लिखा गया था, बट लेटर ऑन इट इज ट्रांसलेटेड टू गुजराती। जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा वो गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ये वर्क इंग्लिश में ही लिखा गया था पहले और बाद में इसको गुजराती में ट्रांसलेट किया गया। एंड मोहनदास गांधी वाज द पर्सन हु हैज रिटन दिस वर्क। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी स्वराज वाज इंडीड ट्रांसलेटेड बाय गांधी बट नॉट फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश बट फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती। तो पहला वाला जो गुजराती से इंग्लिश में किया गया उसको महात्मा गांधी ने नहीं किया था, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, बट दिस वर्क हिंद स्वराज वॉज ट्रांसलेटेड बाई महात्मा गांधी हिमसेल्फ फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती। तो इंग्लिश से गुजराती वर्जन है, इस बात को आप याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the author of what is word literature? Word literature is a prominent part in your comparative literature unit, and the question is, who is the author of what is word literature? Is it Schigel, it is Sasson, it is Damrus, or it is Casanova? So word literature is basically a book by David Damshaw. जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे what is word literature, एक बुक है उन्होंने जो लिखा था जहाँ से पहली बार ये कॉन्सेप्ट जो है वर्ड लिटरेचर का वो इमर्ज होता है और आप देखोगे कि कैसे ग्लोबलाइज्ड लिटरेरी स्केप में इसका क्या यूज है, इस पे ये इस बारे में बात करते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the storyteller in 1001 Nights? Arabian Nights काफी फेमस है। क्वेश्चन है कि उसका स्टोरी टेलर कौन है? इज इट शहजादे, इट इज सुल्ताना, नूरा और मोर्जियाना? अरेबियन नाइट्स के बारे में सुना होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से आ रहा है। तो राइट आंसर इज शहजादे। 1001 Nights is basically Middle Eastern folk tales and it is compiled in Arabic during the Islamic Golden Age. It is
ऑफन नोन एज अरेबिक नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, जिसको आप जानते होंगे। तो कई सारे एडिशंस हैं। फ्रेमिंग डिवाइस यूज होती है। फ्रेम नरेटिव क्या होता है? स्टोरी विद इन अ स्टोरी, लाइक वी हैव प्ले विद इन अ प्ले इन हेमलेट। सेम वे इफ इट इज अ स्टोरी बिटवीन विद इन अ स्टोरी, इट इज नोन एज फ्रेम नरेटिव। तो स्टोरी है अबाउट अ रूलर सहरयार, एंड यू विल फाइंड इट इज बीइंग नरेटेड द टेल्स बाय हिज वाइफ, दैट इज सहरज़ादे। इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। कई सारे लोग हैं जैसे वॉल्टायर हैं, उन्होंने वो इससे इंस्पायर्ड रहे हैं। विलियम बैकफोर्ड का जो वेथक है वो भी इससे इंस्पायर्ड है। गॉथिक नॉवेल्स, गॉथिक लिटरेचर जी है। आप टेनिसन को पढ़ोगे तो अरेबियन नाइट्स का रिफ्लेक्स है। ही हैज रिटन दिस पोएम कॉल्ड रिकलेक्शंस ऑफ द अरेबियन नाइट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट इट in the prelude, and you will find Allan Poe has written this poem called Thousand and Second Night, the Thousand and the Second Tale of Scheherazade. New Arabian Night is also a collection of stories by R.L. Stevenson. तो कई सारे लोग हैं हिस्ट्री में जो आपको मिलेंगे अरेबियन नाइट से इंस्पिरेशन लेके, उसके बारे में बहुत सारे वर्क्स उन्होंने लिखे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, there are more things in heaven and earth than are dreamed of in your philosophy. More things in heaven and earth than are dreamed of in your philosophy. It is a line by, is it by John, St. John, or is it by Aristotle, Plato and Shakespeare? आपको पता होगा ये जो debate है about poetry, about about heaven, about being two realm, the physical realm and the spiritual realm, how poetry should be banished from ideal republic because it is immoral. And then the writers who said no, poetry is not merely a photographical limitation, but it is beyond that and has a wider significance, knowledgeable and other factors. तो throughout criticism आप पढ़ते हो पोइट्री को लेके, पोइट्स को लेके बहुत सारी डिबेट्स हैं. It begins from Plato, it ended with T.S. Eliot. So there is Greek criticism, there is Roman criticism, then there is Renaissance criticism, neoclassical criticism, criticism during the time frame of romantic age, so modern criticism. और आप देखोगे ये जो differences हैं, अलग अलग लोग अलग अलग criteria को लेके आते हैं. This is there are more things in heaven and earth than are dreamed in your philosophy. This is by Shakespeare. तो शेक्सपियर क्या कहना चाह रहे हैं इस बेसिकली मामले से? होरेशियो आप देखोगे, this is a line from Hamlet, and he said that there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed in your philosophy. This is by Hamlet, and this is spoken by the character Hamlet to his friend Horatio, and it actually reflects his contemplations of the mysteries of existence and the limitations of human understanding. How limited our understanding is because we don't know there are other things which are prevailing in different realism. It is a reference to that particular thing. Now, question number 17. Who among the following was the first to use the term history comparative? Comparative literature का पार्ट है. History comparative term को पहली बार किसने यूज किया है? Is it Goethe, Chandler, F.W. Chandler, not the Chandler of France, Henry Remarque and Matthew Arnold? So history comparative, it is coming from Matthew Arnold. You might be knowing him because very famous poet, the third poet, but famous for third poet of the Victorian era, but also as a critic because of his method that is known as touchstone method, where he talks about 4 prominent touchstones to be, if you want to judge a work, you should be taking them as a standard. He also talks about 3 different estimates, historical estimate, taking into account of the historical facts, the personal estimate, the taking into account of your personal feelings while judging a work, and they both were considered as fallacy, but it should be the real estimate. You should judge a work, only work, the text that has been written by author, and then you have to decide whether it's a good work or not, taking into consideration of those 4 touchstones that he talked about in his work. This is a part of the study of poetry that was published in 1888. He is Matthew Arnold, and he is also the first person to use this term historio-comparative. That means comparative history. Comparative literature को और डेप्थ में पढ़ेंगे तो you'll come to know about these basic terms. In examination, they are asking questions from the terms, from the schools of comparative literature, and then they are asking from the texts that are being written in terms of comparative literature. So this term history comparative is used by Matthew Arnold. आगे चल के आप देखो जब हम cultural studies में भी जाते हैं तो culture and society
Culture and Anarchy. Culture and Anarchy is a work by Matthew Arnold, and from this work Raymond Williams will be influenced, and he wrote a work called Culture and Society, and that is how culture studies came into being. So Matthew Arnold was very influential for different traditions altogether. So इन्होंने क्या किया था, comparative study of literature और culture की study की थी, जो आप मैथ्यू अर्नोल्ड की रीडिंग्स में देख सकते हो. Then next question, which of the following is reputed to be the first modern novel in Kannada? Not only in English, in Hindi, but in Kannada. Modern novel in Kannada. Is it Indulekha, Sharapanjara, इंदिरा बाई और ताली डांडा? ताली डांडा आप जानते होंगे, गिरीश कर्नाड, बहुत फेमस है, रक्त कल्याण हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हुआ है. कौन सा वर्क है जो कन्नड़ा का पहला माना जाता है? तो इट इज इंदिरा बाई. इंदिरा बाई ये इंडियन नॉवेल है बाय अ पर्सन रिटन बाय Venkata Rao, Gullavadi Venkata Rao. It is considered as first modern novel in Kannada. This is a question directly that has been asked in 2019 Hyderabad University entrance examination. तो इसको पहला modern novel in Kannada बोलते हैं. किस बारे में है? विडो रिमैरिज के बारे में है, सपोर्ट करती है विडो रिमैरिज को, और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में बात करती है. इंदुलेखा जो इसके अंदर आ रहा है ये श्रीनिवासन का टेक्स्ट है. श्रीनिवासन जो पेन नेम यूज करते हैं चंद्रशेखरा कंबरा, एंड विल कम टू नो इट इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क वर्क इन कन्नड़ा लिटरेचर एज वेल. तो इंदुलेखा भी इंपॉर्टेंट वर्क है. ये त्रिवेणी का सरपंजारा है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टॉकिंग अबाउट द मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ वुमेन एंड अदर थिंग्स. देन क्वेश्चन नंबर 19. The 9th or 8th question for today. In which of his plays does Shakespeare use mistaken identity involving twins as the central plot device? Twins है और mistaken identity का character है. Simple question है. As You Like It, The Comedy of Errors, A Midsummer Night's Dream, Much Ado About Nothing. What is important कि यहाँ पे mistaken identity यूज की गई है, ट्विंस हैं जिसके बारे में प्लॉट, वहीं से प्लॉट क्या होता है, सेट होता है. दिस इज कॉमेडी ऑफ एरर्स. आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे देयर आर एंटीफोलस ऑफ सेरेनिस एंड यूफिसिस, और उसी से पूरा इंस्पायर होकर सेंट्रल प्लॉट उसी पे आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं उस पे वो सेट रहता है. यू विल फाइंड द प्ले इज फिल्ड विथ कॉमेडिक सिचुएशन. सबसे छोटा प्ले माना जाता है शेक्सपियर का. देयर इज अंगूरे, एडेप्टेशन ऑफ comedy of errors in Indian movies, and you will find that there is misidentification, humorous encounters that you will be dealing with in this particular text. Then which of the following statement is about postmodernism, which is not true? Postmodernism क्या है, modernism क्या है, how modernism is different from postmodernism, and then what are the characteristics of postmodernism. These all things are important in order to understand, because they will ask you questions either based on reason and assertion, or they will provide you options and they will ask you which one is true and which one is not. So this is about postmodernism, and you have to choose which is not a right answer, which is not a characteristic of postmodernism. First, postmodernism questions the objective nature of science and history. This is the first option. Postmodernism emphasizes the transparency of language as a medium of communication. Transparency, you can from signifier you can lead to signified. This is what postmodernism says or not. Then postmodernism, that means you can rely upon language. So in postmodernism, do you think you can rely upon language or not? This is the second thing. Then postmodernism contains the universal role played by rationality in constituting human knowledge. Role of rationality throughout history we read about it. Then postmodernism foregrounds the contingent self-referential nature of truth. So is there any one truth or there are many truth? Post-humanism, post-truth we are dealing in the postmodern age. The right answer will be B, because the answer is question is postmodernism emphasizes the transparency of language as a medium of communication. But we know that we cannot rely upon language, because there are terms, there are theories like postmodernism which have talked about that from one signifier we never reach to one signified, but we move from one signifier to another to another. So there is a chain of signifiers that we that we enter into, and there is no signifier
verified, that's why there is no single truth. तो we cannot rely upon language as well. तो जब आप सारे ऑप्शंस देखोगे तो पहला ऑप्शन कहता है कि ऑब्जेक्टिव नेचर के ऊपर क्वेश्चन करता है, राइट? दैट इज व्हाट postmodernism is all about. There is no one truth, there is nothing इंडिविजुअल. तो ये जो ऑब्जेक्टिव नेचर है हिस्ट्री का, उस पर वो क्वेश्चन करता है. साथ ही साथ यूनिवर्सल रोल के ऊपर क्वेश्चन करता है, ह्यूमन नॉलेज पे जो बनाता है, रैशनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन करता है. आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड पढ़ते हो, राइट? देन सेल्फ रेफरेंशियल नेचर ऑफ ट्रुथ के बारे में बात करता है, पोस्ट ट्रुथ के बारे में बात करता है. सेल्फ रेफरेंशियल इन द सेंस कि जब आप टेक्स्ट भी पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज दैट यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट, राइट? दैट इज व्हाट दे टॉक अबाउट. फॉर एग्जांपल जो कल हम वीडियो में देखे थे अबाउट अ टेक्स्ट विच इज अबाउट अ टेक्स्ट दैट यू आर रीडिंग. सेल्फ रेफरेंशियल इन इट्स अप्रोच. जब आप लिटरेचर देखोगे तो वो बताएगा टेक्स्ट आपको कि यू आर रीडिंग अ नॉवेल. इफ यू आर रीडिंग अ ड्रामा, ड्रामा आपको बताएगा कि ये ड्रामा आप पढ़ रहे हो. मेटा थिएटर जिसको आप बोलते हो, राइट? स्टोरीज पढ़ते हो. तो सेल्फ रेफरेंशियल होते हैं टेक्स्ट जब आप पढ़ोगे. अगर आपने फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन पढ़ा है तो यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस थिंग. तो ये सारे ऑप्शन सही थे, बट यू कैन नॉट रिलाई अपॉन लैंग्वेज. और वो जो लैंग्वेज का स्किप्टिज्म है उसी के बारे में हम पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर पढ़ते हैं. तो कई सारे फैक्टर्स हैं लैंग्वेज में, उस चीज को हम डील करते हैं. दिस इज all about today's video, and we'll be meeting tomorrow with different videos, different questions. Thank you so much.